आगे कभी अपनी डायरी में अपनी आप बीती लिख रही होती है, जो भी उसके साथ हुआ होता है कि तभी उसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ती है जहाँ पर उसे काफ़ी चोट लगी हुई होती है और बेचारी को दर्द भी कर रहा होता है कि तभी उधर से करण दवाई लेकर आता है। तो यहाँ पर कवि कहती है, मैं आज लड़ाई करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाओ। तो करण कहता है, मैं भी तुमसे कोई लड़ाई करने के लिए नहीं आया हूँ। तो कवि कहती है, फिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आया हूँ। तो करण कहता है, तुम इतनी बकबक करती हो, तुम्हारा मुंह नहीं दुखता क्या। तो बेचारी कवि ये बात सुनकर अपना मुंह बना लेती है। तो यहाँ पर करण बड़े ही प्यार से उसके हाथों के जख्मों पर दवाई लगाता है। तो कवि जब करण का ऐसा रूप देखती है तो वो उसे देखकर बड़े ही प्यार से देखती है, क्योंकि उसे करण पर बहुत ही प्यार आ रहा होता है। भले ही करण उसके सामने सख्त बनता हो और हमेशा उससे रूडली बात करता हो, पर वो उसकी परवाह बहुत ही करता है और ये सब देखकर कवि को बहुत ही अच्छा लगता है। तो करण भी ये सब देख लेता है कि कवि बार बार उसे ही घूरे जा रही होती है। तो करण कहता है, मैंने तुम्हारे हाथों पर दवाई लगा दी। तो कवि कहती है, ठीक है। तो करण कहता है, बस ठीक है, मैंने तुम्हारे हाथों पर दवाई लगाई है। अगर कोई इंसान किसी के लिए कोई अच्छा काम करता है तो वो इंसान उसके बदले उसे थैंक यू कहता है, और तुम मुझे थैंक यू कहने के बजाय बस ठीक है। तो कवि कहती है, सॉरी मैं भूल गई, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। तो करण कहता है, कोई बात नहीं, और करण ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो करण के जाने के बाद कवि की हालत बहुत ही खराब हो जाती है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, वो करण को इस तरह क्यों घूर रही थी। और इधर करण की हालत भी सेम ही रहती है और दोनों के दिल में हलचल मच रही होती है और दोनों को एहसास हो रहा होता है कि उन दोनों के दिल में प्यार की घंटी बजने लगी है। अगले दिन क्वान कवि को तंग करने का एक मौका नहीं छोड़ती और उससे घर के सारे काम करवाती है और उससे भारी भारी सामान भी उठवाती है। तो तवान को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कवि की हेल्प करने की कोशिश करता है, पर क्वान तवान को ये काम करने नहीं देती। तो बेचारी कवि को अकेले ही वो सारा बोझ उठाना पड़ता है और क्वान के कहने पर ढेर सारा काम करना पड़ता है और बेचारी कवि चुपचाप ये सारा काम करती है, क्योंकि वो क्वान का दिल नहीं दुखाना चाहती। कि तभी उधर से करण आता है। तो क्वान यहाँ पर करण को कहती है कि तुम गांव में काम करने के लिए जा रहे हो ना, तो इस लड़की को भी अपने साथ लेकर जाओ और वहाँ पर जाकर इसे काम पर लगा देना। तो करण जैसे ये बात सुनता है तो उसे याद आता है कि गाँव में तो जॉन भी आएगा गाँव वालों की हेल्प करने के लिए, और अगर कभी वहाँ पर चली गई तो ये दोनों एक दूसरे के साथ फिर से मिल जाएंगे, जो करण बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि उसे बहुत ही जलन होती है जब भी वो दोनों एक साथ आते हैं। तो वो अपनी बहन को कहता है, गाँव में कवि की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आप उसे यहीं पर काम पर लगा दीजिए। और करण ये कहकर वहाँ से चला जाता है और उसकी बहन देखती ही रह जाती है। आगे क्वान कवि को तंग करने के लिए उसे बहुत बड़ा काम देती है और उसे 50 लोगों का खाना बनाने को कहती है और कहती है, तुम्हें ये काम अकेले ही करना होगा और अगर तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा तो मुझे पहले ही बता दो। तो कवि यहाँ पर क्वान को कहती है, मैं सारा काम कर लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। और यहाँ पर क्वान अकेले ही 50 लोगों का खाना बनाने लगती है, लेकिन यहाँ पर दादाजी और जॉय उसकी हेल्प करते हैं। तो क्वान फटाफट 50 लोगों का टेस्टी खाना बना लेती है और उसके बाद उन सारे खानों को पैक भी कर देती है ताकि गांव वालों के पास ये खाना आराम से पहुंच जाए। दूसरी तरफ जॉन और करण गांव आते हैं गांव वालों की हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पर मोंग उन दोनों को कहता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि तुम दोनों मिलजुल कर गाँव वालों के लिए काम कर रहे हो, प्लीज अच्छे से काम करना। और मोंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे ये दोनों एक दूसरे को टसन दिखाने का एक मौका भी नहीं छोड़ते और यहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे को नीचा ही दिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ जॉन की मेट जॉन के मजदूरों के लिए खाना लेकर जा रही होती है, लेकिन तभी रास्ते में उसका सारा खाना नीचे गिर जाता है और सारा खाना बर्बाद हो जाता है। तो वो बहुत ही परेशान हो जाती है कि अब वो उन लोगों के लिए खाना कैसे लेकर जाएगी। कि तभी वहाँ पर कवि आ जाती है और वो ये सारी प्रॉब्लम देख लेती है। तो वो उस मेट को कहती है कि तुम मेरा खाना लेकर चली जाओ और उन लोगों को खिला देना। तो वो मेट कहती है, अगर इस बारे में करण या जॉन को पता चल गई तो मेरी सामत आ जाएगी, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। तो कवि कहती, जब तक मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को भी इस खाने के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, इसलिए तुम सबके सामने ऐसा ही प्रिटेंड करना कि ये खाना तुम्हारे गांव का है, इससे किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो वो मेट कहती, लेकिन फिर भी अगर किसी को पता चल गया तो मेरी सामत आ जाएगी। तो कभी कहती है, मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा ही खाना बना लिया, अगर तुम ये खाना नहीं ले जाओगी तो ये खाना बर्बाद हो जाएगा और तुम्हें भी पता है कि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, तो प्लीज इसे लेकर चली जाओ। तो वो मेट कवि की बात मान लेती है और खाना लेकर चली जाती है और अपने गाँव वालों को जाकर सारा खाना बांट देती है। तो सारे लोग उस खाने को बड़े ही मजे से खाते हैं, क्योंकि वो खाना बहुत ही टेस्टी होता है। इधर करण जब उन गांव वालों का खाना देखता है और अपना खाना देखता है तो दोनों ही खाना सेम होता है। तो करण समझ जाता है कि इन गांव वालों के पास जो खाना है उसी के गांव का खाना है। तो यहाँ पर करण तवान से पूछता है कि आज खाना किसने बनाया है। तो तवान उसे बताता है कि आज का खाना सारा कवि ने बनाया है। इधर जॉन भी उन लोगों की सारी बातें सुन लेता है और जॉन को भी पता चल जाता है कि आज का खाना कवि ने बनाया है। तो वो बहुत ही चाव से खाता
आता है और उसके बाद कवि से मिलने के लिए जाता है और वहाँ जाकर उसे थैंक यू कहता है और कहता है तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुम्हारा खाना बहुत ही टेस्टी था, मुझे खाकर बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन अगर इस खाने के बारे में करण को पता चल गया तो वो बहुत बड़ा बवाल मचा देगा। तो कवि कहती है तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर करण आ जाता है और कवि पर भड़कने लगता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गाँव का खाना इसके गाँव में बांटने की। तो कवि कहती है चौन के गाँव का खाना बर्बाद हो गया था जिस वजह से मैंने उन लोगों को खाना दिया, और वैसे भी वो सारे मजदूर गांव वालों के लिए काम कर रहे थे, अगर उन्हें सही टाइम पर खाना नहीं मिलता तो वो लोग निराश हो जाते और उन्हें काम में मन भी नहीं लगता, इसलिए मैंने ये सब किया। पर ये बात करण के भेजे में नहीं घुसती और यहाँ पर वो खाना को लेकर लड़ाई करने लगता है और जॉन को कहता है कि मेरा खाना वापस करो। तो जॉन कहता है मैं तुम्हारा खाना वापस नहीं कर सकता क्योंकि वो सारा खाना सारे लोगों के पेट में जा चुका है, लेकिन मैं तुम्हारे खाने के बदले पैसे जरूर दे सकता हूँ। और यहाँ पर जॉन उसे पैसे देता है, पर करण को इस बात पर भी मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं तुमसे पैसे लूंगा, मुझे पैसे नहीं मेरा खाना चाहिए। तो कवि कहती है करण तुम क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो, जॉन ने कहा ना कि सारे लोगों ने खाना खा लिया है तो वो तुम्हें खाना कहाँ से वापस ला कर देगा, और वैसे भी दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो यहाँ पर कवि करण को कहती है ये सब गड़बड़ी मेरी वजह से हुई है, ये प्रॉब्लम मेरी वजह से हुई है, तो तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दो, ना कि जॉन को, क्योंकि इन समय जॉन की कोई गलती नहीं है, उसे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। और यहाँ पर कवि जॉन के साइड से बोलने लगती है तो करण को बहुत ही गुस्सा आने लगता है और वो कवि को कहता है तुम मेरी वाइफ होकर इस घटिया इंसान की साइड ले रही हो, वैसे भी इस इंसान के मुंह में तो जबान ही नहीं है क्योंकि इसकी आदत ही है औरतों के पल्लू में जाकर छुपने की। और यहाँ पर करण जॉन की खूब इंसल्ट करता है तो जॉन को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन कभी उसे शांत करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि यहाँ पर और कोई हंगामा हो, और करण उसकी इंसल्ट करके वहाँ से चला जाता है। आगे गाँव में ये दोनों लौंडे एक दूसरे को टसन दिखाने के लिए पूरे गांव के सामने शर्टलेस होकर अपनी बॉडी सॉडी दिखाकर लकड़ियां काटते हैं और सबको ऐसा दिखाते हैं कि उनसे ताकतवर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और यहाँ पर ये दोनों लौंडे अपने सिक्स पैक का प्रदर्शन करते हैं तो सारी लड़कियां उन दोनों को इस तरह शर्टलेस देखकर बहुत ही खुश होती है और बहुत ही मजे लेती है उन दोनों को इस तरह देखकर। लेकिन तभी वहाँ पर क्वान आ जाती है और उन लोगों को फटकार लगाती है और कहती है यहाँ पर कोई प्रदर्शन नहीं चल रहा, जो तुम दोनों अपनी फुल बॉडी दिखा रहे हो, चुपचाप अपना शर्ट पहनो और अपने काम पर लगो। और यहाँ पर क्वान उन दोनों को डांट फटकार कर वहाँ से भगा देती है और उसके बाद इसका सारा इल्जाम सीधा कवि पर ही फूटता है, क्योंकि क्वान को लगता है कि आज ये दोनों लौंडे जो एक दूसरे को इस तरह टसन दिखा रहे थे वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि कवि की वजह से ही दिखा रहे थे, क्योंकि क्वान को यहाँ पर पता चल गया होता है कि कवि एक कोठे वाली है। पहले वो जॉन को सेड्यूस कर रही थी और अब वो करण को सेड्यूस कर रही है। और यहाँ पर क्वान कवि को बहुत ही बुरा भला कहती है, यहाँ तक कि उसके माँ बाप और उसके कैरेक्टर को लेकर भी सवाल उठाने लगती है। तो बेचारी कवि को ये सारी बातें सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और उसका मन करता है कि वो जाकर क्वान को बता दे कि वो कोई कोठे वाली नहीं बल्कि वो एक अमीर खानदान की बेटी है और वो बहुत ही अच्छे घराने से बिलोंग करती है, इसलिए वो उस पर इस तरह के लालचन ना लगाए। पर कवि जानबूझकर भी अपनी असलियत उन लोगों को नहीं बता सकती, इसलिए वो चुपचाप क्वान की सारी चुभी बातें चुपचाप सुनती है और कोई भी रिप्लाई नहीं करती। दूसिता वान फिर से करण को सेड्यूस करने के लिए और उसके दिल में अपने लिए जगह बनाने के लिए सारे गांव वालों के लिए खाना लेकर आती है और यहाँ पर करण के सामने ऐसा जताती है कि जैसे उसे गांव वालों की बहुत ही फिक्र है। कि तभी वहाँ पर उसके पापा भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर वान अपने पापा के सामने करण को और इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। इधर कभी क्वान की डांट सुनकर जा रही होती है कि तभी वहाँ पर वान उसे बुलाती है और उसे ऑर्डर देती है कि वो ये सारा सामान अकेले ही उठाकर स्टोर रूम में रखे। तो कभी अकेले ही वो सामान उठाने के लिए जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और कवि को कहता है तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुम ये सारा हल्का सामान उठा लो, मैं बोरे सारे उठा लेता हूँ। लेकिन वान इस पर भी ऑब्जेक्शन लगा देती है और कवि को कहती है तुम कोई छुई मुई नहीं हो जो तुम इतने हल्के हल्के सामान उठा रही हो, चुपचाप बोरे उठाओ। तो जॉन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद उठा लेता हूँ। तो इस बात पर करण को भी जेलसी हो जाती है और वो जॉन को रोक देता है और कहता है कवि मेरी वाइफ है तो उसके सारे काम मैं ही करूंगा, ना कि तुम। और यहाँ पर करण कवि की हेल्प करता है और वो सारे बोरे अकेले ही उठाकर अंदर
नजर रखता है। तो कवि को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। आगे कवि करण को थैंक्स कहती है उसकी हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पर करण को कवि पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वान उसे बुली करने की कोशिश कर रही होती है और कवि रिप्लाई देने के बजाय उसके सारे हुक्म मान रही होती है। तो यहाँ पर वान कहती है आखिरकार क्या बात है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो और किस बात पर तुम मुझ पर इतना गुस्सा निकाल रहे हो। तो करण कहता है कोई बात नहीं और वो वहाँ से जाने लगता है। तो कवि कहती है जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बता देते कि तुम किस बात पर मुझसे गुस्सा हो तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। तो करण कहता है अगर ऐसी बात है तो सुनो, तुम्हें पता था ना कि वान तुम्हें बुली करने की कोशिश कर रही है, फिर तुम चुपचाप उसके सारे हुक्म क्यों सुन रही थी, तुमने उसे पलट कर जवाब क्यों नहीं दिया। तुम मेरी वाइफ हो, वो तुम्हें नौकर की तरह ट्रीट नहीं कर सकती और मैं हमेशा तो तुम्हारे पास नहीं होऊंगा ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तो तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा। तो वान जब ये सारी बातें सुनती है तो वो करण को कहती है इसका मतलब तुम मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे ना। तो करण के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता और वो बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वान कवि पर अपना सारा गुस्सा निकालते हुए जा रही होती है कि तभी वो जोई से टकरा जाती है जिस वजह से उसके जूते खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर वान जोई को बुरा भला कहने लगती है और उसे अपने जूते साफ करने को कहती है, पर जोई यहाँ पर उसके जूते साफ नहीं करता क्योंकि यहाँ पर उसकी कोई गलती नहीं होती। तो वान को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो जोई को मारने लगती है कि तभी वहाँ पर कवि आ जाती है और वो जोई को वान के अत्याचारों से बचाती है। तो वान कहती है इस लड़के ने मेरी सैंडल बर्बाद की है तो इसे इसकी सजा मिलेगी ही, इसे बोलो चुपचाप मेरी सैंडल को साफ कर देने वरना मैं इसके और इसके दादा के साथ क्या करूंगी ये सोच भी नहीं सकता। तो कवि कहती है ये छोटा सा बच्चा है, इससे इस तरह बात मत करो। पर यहाँ पर वान कवि की एक बात भी नहीं सुनती, उल्टा वो कवि को ही बुली करने लगती है। तो कवि कहती है इस बच्चे से गलती हो गई, इसके बदले मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, बताओ मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम इस बच्चे और इसके दादाजी को यहाँ से जाने दो। तो वान कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम चुपचाप मेरी सैंडल साफ कर दो, इसके बदले मैं इन दोनों को यहाँ से जाने दे दूंगी। तो यहाँ पर कवि कहती है ठीक है और यहाँ पर कवि जॉय के लिए वान की सैंडल साफ करती है। तो वान को ये सब करवाकर बहुत ही अच्छा लगता है और उसे लगता है कि उसने कवि को सबक सिखाया। इधर करण भी ये सारी चीजें देख लेता है तो उसे कवि के लिए बहुत ही बुरा लगता है। आगे दादाजी कवि को थैंक यू कहते हैं क्योंकि कवि की वजह से ही आज उनका पोता सही सलामत होता है। तो यहाँ पर कवि दादाजी को कहती है अभी तो मैंने ये मामला संभाल लिया है लेकिन वान आप लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, इसलिए आप लोगों को अपना यहाँ से बसेरा बदल लेना चाहिए। तो दादाजी कहते हैं हम लोग कहाँ जा सकते हैं, हमारे पास तो कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। तो कवि को दादाजी के लिए बहुत ही बुरा लगता है और कवि दादाजी को अपने साथ अपने घर लेकर जाता ताकि वो उन्हें वहाँ पर रहने की जगह दे सके। पर क्वान को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगाने लगती है और वो कवि को कहती है हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं है जो तुम हमारे घर पर किसी भी एरे गेरे को लेकर आ जाओ। तो कवि कहती है इन लोगों के पास घर नहीं है, इनका घर जल चुका है और हमारे घर में तो बहुत सारे कमरे हैं, ये लोग ज्यादा जगह भी नहीं लेंगे, बस छोटी सी जगह पर पड़े रहेंगे, प्लीज इन्हें यहाँ पर रहने दे। पर क्वान कवि की एक बात भी नहीं सुनती और यहाँ पर इसी बात को लेकर बहस होने लगती है। पर करण यहाँ पर कवि की साइड लेता है और अपनी बहन को कहता है हमारे घर में इतने सारे कमरे हैं, अगर ये लोग यहाँ पर रह ही जाएंगे तो क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्वान जब अपने भाई के मुँह से ऐसी बातें सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि यहाँ पर उसका भाई उसकी साइड लेने के बजाय कवि की साइड लेता है। इधर कवि बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि करण ने उन लोगों को अपने घर में रहने की इजाजत दे दी होती है। इधर चौन को कवि के घर से उसका एक लेटर मिलता है तो चौन उस लेटर को देने के लिए सीधा करण के अड्डे में जाकर घुस जाता है चोरी छुपे, ताकि किसी को भी उसके बारे में कुछ भी पता ना चल सके। और चौन चोरी छुपे करण के घर में घुस जाता है और वहाँ जाकर वो जॉय को कहता है कि वो कवि को जाकर ये मैसेज दे दे कि वो उससे मिलने के लिए आया है। इधर कवि घर की साफ सफाई कर रही होती है कि तभी उसकी नजर एक बुक पर पड़ती है तो वो उस बुक को पढ़ने लगती है। तो उस बुक की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है तो वो उसे पढ़कर एंजॉय कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर करण आ जाता है और कवि करण को देखकर पूरी तरह से डर जाती है और यहाँ पर डर के मारे करण के सामने फिर से बकबक करने लगती है और उसका दिमाग खाने लगती है, जिस वजह से करण को गुस्सा आ जाता है और वो कवि से वो बुक छीन लेता है। तो कवि कहती है करण प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन प्लीज मुझे ये बुक दे दो, इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैंने आधी ही पढ़ी है, प्लीज करण दे दो ना। पर करण उसे बुक नहीं देता बल्कि उसे अपने साथ ऊपर लेकर जाता है और वहाँ जाकर उसे पूरी लाइब्रेरी दिखाता है जहाँ पर बहुत सारे बुक की कलेक्शन होती है। तो कवि जब वो सारे बुक की कलेक्शन को देखती है वो बहुत ही इम्प्रेस होती है और कहती है यहाँ पर तो कितनी अच्छी अच्छी किताबें हैं। तो यहाँ पर करण से बताता है कि ये सारी किताबें मेरी बहन की है, मेरी बहन को पढ़ने का बहुत ही शौक था, वो हमेशा नई नई किताबों को बहुत जल्दी ही पढ़ लिया करती थी और हमेशा मुझे उन सारी किताबों की स्टोरी बताया करती थी। और यहाँ पर करण कवि से अपनी बहन की कुछ बातें शेयर करता है जिसे सुनकर कवि बहुत ही इमोशनल हो जाती है और वो कहती है पिछली बार जब मैं तुम्हारी बहन के कमरे में गई थी तब तुम बहुत ही गुस्सा हो गए थे और आज तुम अपनी बहन की बुक मुझे पढ़ने के लिए दे रहे हो, ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो करण कहता है अब मुझे तुम पर भरोसा होने लगा है और मैं तुम पर भरोसा
करने लगा हूँ, इसलिए प्लीज मेरा भरोसा मत तोड़ना। और करण ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो कवि को ये बात बहुत ही अच्छी लगती है। दूसरी तरफ तवान सेंग को बताता है कि चौन के गांव का बांध टूट गया है और उसके गांव का पानी हमारे गांव में आ रहा है। अगर इस बारे में करण को पता चल गया तो बहुत बड़ा बवाल आ जाएगा। तो सेंग ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से डर जाता है कि तभी वहाँ पर करण आ जाता है और करण भी ये सारी चीजें देख लेता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। दूसरी तरफ कवि वो सारी बुक्स पढ़ रही होती है कि तभी वहाँ पर जॉय आता है और उसे बताता है कि चौन उससे मिलने के लिए आया है। तो कवि ये बात सुनकर सीधा जॉय के साथ चौन से मिलने के लिए जंगल में चली जाती है। तो वहाँ जाकर चौन कवि को बताता है कि तुम्हारी नैनी ने तुम्हें एक लेटर लिखा है, इसलिए मैं इसे देने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। तो यहाँ पर कवि जब उस लेटर को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसकी स्टेप मॉम पूरे घर में तबाही लेकर आ गई है। वो घर में सबसे बदतमीजी कर रही है, होटल के सारे कामों को उथल पुथल कर रही है, वहाँ के सारे वर्कर्स को निकाल रही है और पूरे मेंशन पर अपना कब्जा कर रही है और सारे लोगों के साथ बदतमीजी कर रही है। जब कवि ये सारी चीजें पढ़ती है तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है और वो अपने लोगों को बचाने के लिए राजधानी जाने की जिद करने लगती है। तो यहाँ पर चौन उसे समझाता है कि उसकी स्टेप मॉम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है ताकि वो जल्द से जल्द राजधानी वापस आ जाए और इसी तरह वो तुम्हें जेल में डलवा कर तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी को हथिया सके। इसलिए अभी तुम्हारा राजधानी जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर तुमने जल्दबाजी में कोई भी फैसला कर लिया तो बाद में तुम्हें ही पछताना होगा। इसलिए कुछ दिनों के लिए रुक जाओ जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता। तो कभी चौन के समझाने पर समझ जाती है और राजधानी नहीं जाती। इधर माला उन दोनों को एक दूसरे से बात करते हुए देख लेती है और वो ये भी देख लेती है कि चौन चोरी छुपे यहाँ पर आया है। तो वो इस बात की न्यूज सीधा करण को जाकर देती है और करण गुस्से से जंगल आता है और वो कभी से पूछता है कि यहाँ पर चौन आया, पर कभी यहाँ पर करण को नहीं बताती, उल्टा उसे साफ साफ झूठ बोलती है कि यहाँ पर चौन नहीं आया है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तो करण यहाँ पर फिर से कवि से इस बारे में पूछता है पर कवि का यही जवाब रहता है। तो यहाँ पर करण सीधा माला पर गुस्सा करने लगता है कि उसने उससे झूठ क्यों कहा। तो माला कहती है मैंने झूठ नहीं कहा, मैंने सच में चौन को यहाँ पर देखा है और कवि आपसे झूठ बोल रही है, मैं नहीं, पक्का इसने उसे कहीं पर छुपा दिया है जिस वजह से वो यहाँ पर नहीं दिख रहा। तो करण यहाँ पर माला की बातों पर यकीन करता है और यहाँ पर वो चौन को बहुत ही बुरा भला कहने लगता है, उल्टा उसके मर्दानगी पर सवाल उठाने लगता है जिस वजह से चौन को गुस्सा आ जाता है और वो जंगल से बाहर निकल आता है। तो यहाँ पर फिर से करण को कवि पर गुस्सा आता है क्योंकि वो चौन को बचाने के लिए उससे झूठ बोल रही होती है। तो यहाँ पर करण कवि को कहता है मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम इसे बचाने के लिए अपने ही पति से झूठ बोल रही हो, लगता है तुम दोनों का कुछ ज्यादा ही याराना चल रहा है जो तुम अपने पति को इस तरह धोखे में रख रही हो। और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। तो यहाँ पर चौन कहता है इन समय कवि की कोई गलती नहीं है, इसलिए प्लीज इन समय उसे मत घसीटो। तो यहाँ पर करण कहता है इन समय तो मेरी बहन की भी कोई गलती नहीं थी, लेकिन तुम्हारे अंकल ने तो मेरी बहन को घसीटा ना। तुम्हारे अंकल ने मेरी बहन को किडनैप करके उसे हमेशा हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया। जिस तरह मैं अपनी बहन की याद में तड़प रहा हूँ ना, उसी तरह तुम भी तड़पोगे। तो चौन यहाँ पर कहता है मेरे अंकल की कोई गलती नहीं है, उस वक्त जो भी हुआ था वो बस एक हादसा था, तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते। और इसी बात को लेकर दोनों एक दूसरे को कूटने लगते हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। तो कभी उन दोनों की लड़ाई को रोकती है और कहती है बच्चों की तरह लड़ाई करना बंद करो। कि तभी उधर से मिंग आता है और चौन को बताता है कि हमारे गांव का बांध टूट गया है, अगर हमने उस बांध को अभी नहीं रोका तो पूरे गांव में पानी फैल जाएगा। तो चौन अपने गांव के बांध को ठीक करने के लिए वहां से जाने लगता है। तो यहाँ पर कवि कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तो इस बात पर करण फिर से ऑब्जेक्शन लगाने लगता है और कहता है तुम मेरी वाइफ हो, तुम चौन के साथ नहीं जाओगी बल्कि यहीं पर रहोगी। तो कवि कहती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, कोई कैदी नहीं जो तुम मुझे कैद करके रखोगे, मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ जाऊंगी और अभी चौन और गाँव वालों को मेरी जरूरत है तो मैं उनकी हेल्प करने के लिए जाऊंगी, समझे।